नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धुमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राहुल धुमीजा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। हम कोरिलेशन को किन किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जो मेथड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है ग्राफिकल मेथड्स, दूसरी साइड है अलजेब्रिक मेथड्स। तो इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का बेस नहीं क्लियर करा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कोरिलेशन है क्या, कौन कौन से टाइप्स है कोरिलेशन के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो पहले वो भी देख लीजिएगा, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अगर अभी तक आपने एंटी नेट कॉमर्स की फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोरिलेशन है क्या। देखो, कोरिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये देखते हैं कि जो रिलेशन है, मतलब कि उनके बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब इसके जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड्स, एक साइड है अलजेब्रिक मेथड्स। अब ग्राफिकल मेथड्स हम ग्राफ पे शो करने के बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स के अंदर मेनली हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है। जनरली जो इसकी वैल्यू है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में। ओके, अगर इससे बाहर आपकी वैल्यू जा रही है तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं गलत है। तो ग्राफिकल मेथड्स में जो मेथड आता है वो है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। अब ये स्कैटर्ड डायग्राम मेथड कौन सा है, चलिए देखते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड्स, मेथड अब ये जो मेथड है ये ग्राफ के थ्रू हम शो किया जाता है। ओके, तो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड इज अ सिंपल मेथड। सबसे सिंपल मेथड जो है वो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड ही है टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको कोरिलेशन स्टडी करना है तो आप स्कैटर्ड डायग्राम मेथड के थ्रू कर सकते हैं, वेयर इन द वैल्यूज ऑफ ईच पेयर ऑफ ए वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। अब डॉट्स के फॉर्म में क्या है, ग्राफ के ऊपर शो करोगे, मैं आगे इसके आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। आप डॉट्स के फॉर्म में क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर शो करोगे, उसके बाद उस डॉट्स को आप मैच करने के बाद आपको पता लगेगा अगर वो जो डॉट्स है नियर बाय है, क्लोज है एक दूसरे के, इसका मतलब जो है रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्कैटर्ड है, मतलब कि डॉट बिखरी हुई है, इसका मतलब क्या है, जो कोरिलेशन है वो वीक है, जो रिलेशन है वो कैसा है, वीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आप थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लें। The degree to which the variables are related to each other depends on the manner in which the points are scattered over the chart। कि किस फॉर्म में जो पॉइंट्स हैं वो स्केटर्ड है, मतलब कि अगर पॉइंट्स ज़्यादा बिखरे हुए हैं, इधर उधर ज़्यादा पॉइंट्स बिखरे हुए हैं, इसका मतलब है कि उनका जो रिलेशन है वो क्या है, वीक है। अगर पॉइंट्स हाईली कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जो कोरिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, द मोर द पॉइंट्स प्लॉटेड और आर स्कैटर्ड ओवर द चार्ट, जितने ज़्यादा पॉइंट्स जो है स्कैटर्ड रहेंगे, द लेसर इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, उतने ही हमारी जो डिग्री है कोरिलेशन की वो क्या होगी, लेस रहेगी। द मोर द पॉइंट्स, और अगर इसका ही अपोजिट, अगर पॉइंट्स द मोर द पॉइंट्स आर क्लोजर टू द लाइन द हायर इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जितनी ज़्यादा लाइन के कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा कोरिलेशन होगा, उतनी ज़्यादा डिग्री होगी कोरिलेशन की। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसके थ्रू डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर के थ्रू। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव कौन सा होगा, व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंडेड कॉर्नर टू द अपर हैंडेड कॉर्नर। तो जब हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन पर लाई करते हैं, और जो लाइन है वो कहाँ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड अपवर्ड की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, जबकि आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और वो जो लाइन है वो लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड की शिफ्ट करेगी अपवर्ड की तरफ। ओके, अब इसका अपोजिट क्या होगा, हमारा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा होगा, जब हमारे सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और वो जो लाइन है लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी डाउनवर्ड। ओके, अगर ये डाउनवर्ड आ रही है तो इसका मतलब हमारा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर ये अपवर्ड जा रही है तो हमारा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा होता है, और जो है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा होता है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अगेन हमारा जो परफेक्टली कोरिलेशन होता है वो कौन सा होता है, सारे पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई करेंगे। लेकिन हमारा हाई डिग्री कौन सा होगा, जब हमारे पॉइंट्स जो है लाइन पर लाइन ना करते हुए लाइन के बिल्कुल क्लोजर रहेंगे। अगर लाइन के बिल्कुल क्लोजर रहेंगे, इसका मतलब कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो कैसा है, परफेक्टली
सॉरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर वो लाइन के क्लोज रहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लाइन के बिल्कुल क्या है, क्लोज हैं। तो इसका मतलब जो हमारा कोरिलेशन है वो कौन सा है, पर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगेन हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इसका अपोजिट। सेम लाइन के जितने क्लोजर पॉइंट्स रहेंगे और वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अब नो कोरिलेशन कौन सा होता है? अब आप कहोगे सर नो कोरिलेशन कौन सी सिचुएशन होगी? अब मान लो कि मैं आपको कहूँ कि पेट्रोल के प्राइस और स्कूल की फीस, इन दोनों का कोई लिंक है? एक वेरिएबल तो मैंने ले लिया पेट्रोल के प्राइसेस, दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया स्कूल की फीस। ओके, बच्चों के स्कूल की फीस ले ली। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो इनका जो कोरिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो वेरिएबल्स रहेंगे, डॉट्स रहेंगी, वो कैसी रहेंगी? बिखरी हुई रहेंगी। लाइन ये जा रही है, इस लाइन में बिल्कुल इनके साइड में स्कैटर्ड रहेंगी। डेट्स वाई इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा। द वेरिएबल इज सेड टू बी अनरिलेटेड व्हेन द पॉइंट्स आर हैप्पीडाइजली स्कैटर्ड ओवर द ग्राफ एंड डू नॉट शो एनी स्पेसिफिक पैटर्न। हियर द कोरिलेशन इज एब्सेंट एंड हेंस आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो कैसा है? एब्सेंट है, और आर कैसा है? हमारा जीरो है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड रहेगा कार्ल पियर्सन का ही रहेगा। चलिए देखते हैं इस मेथड के बारे में। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिकल मेथड्स वेयर द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर रिलेटेड वेरिएबल्स। तो कार्ल पियर्सन जो है एक न्यूमेरिकल मेथड है, तो इसको हम जनरली यूज करते हैं डिग्री और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। देखो यहाँ पे सिर्फ हमें डायग्राम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसमें हमें ये पता लग रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता चल रहा। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता करना है तो हमें अलजेब्रिक मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो इज यूज टू डिग्री, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं, हम न्यूमेरिकली है ये मेथड, इसको हम यूज करते हैं डायरेक्शन और डिग्री को जानने के लिए। पियर्सन मेथड पॉपुलरली नोन एज पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पॉपुलरली इसको हम कहते हैं पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड इन प्रैक्टिस। तो क्वांटिटेटिव मेथड है। ओके, क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम इसमें क्वांटिटीज का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो नंबर्स की फॉर्म में दे रखा होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो R इज इक्वल टू आर डेट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन x है हमारे पास क्या? वेरिएबल्स जिसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं x और y के बीच में। ओके, x माइनस एक्स बार। अब x बार क्या है? मीन ऑफ x वेरिएबल। तो x वेरिएबल का जो मीन आएगा उसको हम क्या कहेंगे? x बार। y माइनस y बार। अब y बार क्या है? y बार इज इक्वल टू मीन ऑफ y वेरिएबल डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जो हम x वेरिएबल है उसमें से उसका जो मीन आया उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, उसका लेंगे होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप फॉर्मूलेज में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जो लास्ट में टोटल करके आएगा। ओके, तो ये आएगा r दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, इसको वैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड होगा, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं लाया। जनरली प्रैक्टिकल आता भी नहीं है, इतना लॉन्ग प्रैक्टिकल नहीं, आपसे जनरली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा। ओके, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या क्वेश्चन आएगा तो इसका थ्योरेटिकल फॉर्म में ही आएगा। जनरली इसके जो मैंने आपको बता दिया उसमें से ही क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओके, प्रैक्टिकल के चांसेस है तो सही, आ तो सकता है, लेकिन बहुत कम रेयर चांसेस है कि प्रैक्टिकल आएगा। ओके, जनरली पीपीटी फॉर्म में प्रैक्टिकल कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं करा। ओके, हालांकि लास्ट मेथड का थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने उसका प्रैक्टिकल इन्वॉल्व किया है। अब इसकी कुछ अजम्पशन है, इसकी जो अजम्पशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरली अजम्पशन में से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज लीनियर विच मीन्स द टू वेरिएबल आर प्लॉटेड ए स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म। तो जो रिलेशनशिप रहेगा वेरिएबल्स के बीच में x और y के बीच में वो लीनियर रहेगा। लीनियर का मतलब क्या है? इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह डिफाइन किया जाएगा कि जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, जैसे कि हमने बात करी थी परफेक्टली नेगेटिव की और परफेक्टली पॉजिटिव की। There are a large number of independent causes that affect the variable under study to form a normal distribution। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल्स को इफेक्ट करने वाले कई सारे causes भी हैं जिससे हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। such as variable like price, demand, supply are affected by such factors that a normal distribution is formed। जैसे कि प्राइस हो गया, वो किस किस फैक्टर से इफेक्ट करता है? वो कई फैक्टर से इफेक्ट होता है, ठीक है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनने के सही चांसेस रहते हैं। इसके बाद है द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब जो वेरिएबल्स है जो एक्स और वाई है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, x वेरिएबल से y इफेक्ट नहीं होगा और y वेरिएबल से x इफेक्ट नहीं होगा, डेट मींस द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अंडर द इट इज अजम्पशन पूछी जा सकती है वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज द अजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यस दिस इज ट्रू। अब जो नेक्स्ट मेथड आएगा वो कौन सा है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। द स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर। तो ये कौन सा मेजर है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आती है, यूज टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू रैंक्ड वेरिएबल्स। तो जनरली इस मेथड को क्यों यूज किया जाता है, ये देखने के लिए कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, जो उनका रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, वेयर द टू रैंक्ड वेरिएबल। अब जो यहाँ पे वेरिएबल यूज किए जाते हैं वो रैंक्ड वेरिएबल यूज किए जाते हैं, वही वेरिएबल यूज किए जाते हैं जिसको हम रैंक दे सकते हैं, ठीक है, जिनको हम रैंक अलॉट कर सकते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दिस मेथड अप्लाइज टू द ऑर्डिनल सेट ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल सेट ऑफ नंबर्स क्या है, जिसको हम ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, मतलब कि छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जिसको हम ऑर्डर में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसी उधर ही जो है रैंक कोरिलेशन मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो असर्शन रीजन में अगेन क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज यूज्ड इन सच सिचुएशन वेयर ऑर्डिनल नंबर्स आर गिवन। So this is true. The method is applied to the ordinal set of numbers which can be arranged in orders, जिसको हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, that is one after the another so that the rank can be given। मतलब सीधी बात ये है कि इसको वहीं यूज़ किया जाएगा, उसी वेरिएबल्स के अंदर यूज़ किया जाएगा जिन वेरिएबल्स को हम रैंक दे सकते हैं, रैंक अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन इज, सो कौन सा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सबसे पहले है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर। अब डी क्या है, डी इज द डिफरेंस ऑफ रैंक, दो रैंक के बीच में क्या डिफरेंस है वो होगा डी, डिवाइड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब कि एक्स के वेरिएबल्स और वाई के वेरिएबल्स, उनमें अगर पर्टिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी ऑब्जर्वेशन हमको गिवन है वो देखेंगे। एन का स्क्वायर -1, ओके। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे स्पियर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब सिचुएशन ये आती है कि मान लो कि दो वेरिएबल्स की हमको सेम रैंक दे दी, अगर बाय चांस ऐसे वेरिएबल्स आ गए जिनकी रैंक हमारे पास सेम आ गई, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसका देख लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, डी क्या है, डिफरेंस इन रैंक्स, प्लस एक बार प्लस 1/12 ब्रैकेट m1 का क्यूब। अब m1 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स हुज रैंक्स आर कॉमन। मान लो कि दो आइटम ऐसी है जिसकी रैंक जो है कॉमन है, तो यहाँ पे m क्या होगा, 2 होगा, ओके। तो 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12। अगर अगेन एक और ऐसा है जिसकी रैंक कॉमन है, तो अगेन उसको हम फिर लेके चलेंगे, जितनी की रैंक कॉमन आती रहेगी उनको वेरिएबल्स को हम लेके चलते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 2 में 5 रैंक आई है, फिर हमारी 7 रैंक भी आई हुई है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी रैंक कैसी है, कॉमन है। सो ये थोड़ा जो है आपको फॉर्मूला ही पूछा जाएगा जनरली। अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हैं इसके ऊपर तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो वैसे ले आऊँगा प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, ओके। थोड़ा इसमें डिफिकल्ट था कराना, तो इस करके मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। तो ये मेथड भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सिंपल मेथड है, ओके। हालांकि इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये मेथड वैसे आपको क्लियर नहीं होगा। So a very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of the variables। तो जब अगर हमको magnitude of variables नहीं जानना, हमको सिर्फ ये देखना है कि correlation जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, concurrent deviation method is the application of concurrent deviation। The method involves in attracting a positive sign for x value if this value is more than the previous value and assigning a negative value if this value is less than the previous value। तो हम इसमें देखो, हम साइंस का सारा खेल है इसके अंदर, माइनस और प्लस साइन का इसके अंदर क्या है, सब काम इसी चीज़ का है, ठीक है। अब मान लो हमको x वेरिएबल दे रखा है और y वेरिएबल दे रखा है। x वेरिएबल में 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। हम इसमें फर्स्ट वैल्यू को तो लेके चलते नहीं है। अब 1 से 2 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी 2 जो है 1 से ज़्यादा है, तो हमारा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 जो है 2 से ज़्यादा है, हमारा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मान लो 3 के बाद फिर 1 आ जाता है, तो हमारा 1 जो है 3 से कम है, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। जनरली मैं इसको आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में करके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल ये जान लो। दिस इज डन फॉर द वाई सीरीज एज वेल। जैसे हम एक्स सीरीज में निकालेंगे, सेम वैसे ही हम वाई सीरीज में भी निकालेंगे। दिस डेविएशन इज द एक्स वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज वाई इन द
y value is known to be the concurrent if the both the deviation have the same sign. The deviation in the x value and the corresponding y value is known to be concurrent. अगर हम concurrent तब कहेंगे उसको if both the deviation have the same sign. अगर दोनों के दोनों साइन जो है सेम रहेंगे, मान लो इसका भी नेगेटिव आ गया, इसका भी नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे concurrent साइन. ठीक है, माइनस माइनस प्लस. अब डिनोटिंग द नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन, देखो इसका फॉर्मूला देख लो, आर सी मतलब कि कंकरेंट डेविएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m. अब ये c क्या है? c इज द कंकरेंट डेविएशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज m, और m क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, अब इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब देखो प्रॉब्लम हमें दे रखी है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, प्राइस और डिमांड. 1990 में प्राइस 25, 1991 में 28, 1992 में 30, 1993 में 23. तो इस तरह हमें वेरिएबल दे रखा है प्राइस का. डिमांड का दे रखा है 35, 34, 35, 30, 29, इस तरह दे रखा है हमको डिमांड का. ओके, सबसे पहला टास्क हमारा क्या है? हमें साइंस कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था. अब देखो फर्स्ट वेरिएबल को कभी भी नहीं लेके चलते हैं, फर्स्ट वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू को हम कभी भी नहीं लेके जाएंगे. तो 25 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसके आगे हमने कोई वेरिएबल नहीं लाया है, सॉरी कोई साइन नहीं लाए. अब हमें देखना है कि 25 के बाद 28, 25 के बाद 28 मतलब कि क्या है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 25 से 28, 28 बड़ा है 25 से, तो हमारा साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. अगेन 28 के बाद 30 है, तो 30 जो है 28 से बड़ा है बिल्कुल, तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव. अगेन 23 जो है 30 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव. अगेन 35 जो है 23 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा. 38 जो 35 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो अगेन पॉजिटिव. 39 38 से बड़ा है. 42 39 से क्या है? बड़ा है. उसके बाद चलते हैं y पर. y में भी सेम ऐसा ही है, फर्स्ट वेरिएबल को हम कभी नहीं, फर्स्ट वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू को हम कभी भी नहीं लेके चलते. 34 35 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, नेगेटिव साइन. 35 34 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो पॉजिटिव साइन. अगेन ऐसे ही हम सारा क्या लेके चलेंगे? इसमें भी लेके चलेंगे. अब हमें निकालना है क्या? c मीन्स कंकरेंट डेविएशन. तो इसका कैसे निकलेगा? अब हम लेंगे इसका साइन और इसका साइन. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. अगेन प्लस प्लस प्लस, हमें यहाँ पे मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करनी है, आपको पता है. माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, सेम ऐसे यूज़ करनी है. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. ओके, तो इस तरह हमने क्या कर लिया? सी को भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, हमको साइन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है साइंस को. इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पॉजिटिव साइन कितने हैं. जो पॉजिटिव साइन होते हैं वही हमारे सी कहलाते हैं. ठीक है, कंकरेंट डेविएशंस. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो कितने हैं हमारे पास? 2. ओनली 2 साइन जो है हमारे पॉजिटिव आए हैं. तो हमारा सी क्या हो गया? सी क्या होगा हमारे पास? 2. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 7. एम क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 7. देखो वैसे 8 होंगी क्योंकि हमने फर्स्ट को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो इसलिए हमारे पास बची कितनी? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 जो है हमारे पास क्या आ गया? एम आ गया. ओके, तो एम इज इक्वल टू 7. चलिए अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे. अब फॉर्मूले में हमने लगाया तो 2 इंटू सी क्या था हमारे पास? 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एम कितना था? 7 डिवाइड बाई एम कितना हमारे पास? 7. तो -3/7 इज इक्वल टू -0.65. तो ये क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया. ओके, तो -0.65, अगर इसको हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -0.65 इज द कंकरेंट डेविएशन. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. थोड़ा पीपीटी में ये चीज़ें कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स होता है वो पीपीटी में कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉब्लम हुई होगी. सो उसके लिए सॉरी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एंटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.